गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 8 डॉबर बीच। ये क्लास 12th की रेवरी की पोइट्री बुक से लिया गया है। सो डॉबर बीच इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग written by Matthew Arnold. This poem was written in 1851. It was inspired by his visit with his wife to the south coast of England, where the white cliffs of Dover Beach just stands 22 miles from the coast of France. तो ये जो पोइम है ये पोइट के एक पर्सनल अकाउंट के ऊपर डिपेंड है। वो अपनी वाइफ के साथ में कहाँ गया था, इंग्लैंड के साउथ कोस्ट में घूमने गया था। दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन इन 1867. इट इज़ अ लिरिकल पोइम. This poem is a dramatic monologue. In a dramatic monologue, a single person or character of the poet seems to speak directly to the reader. कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि किसी पोइम का एक करेक्टर ऐसा लगता है कि जो रीडर्स हैं उनसे डायरेक्टली क्या कर रहा है, बात कर रहा है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द थीम्स. फर्स्ट थीम ऑफ द पोइम इज नेचर. एज पोइम स्टार्ट फ्रॉम द रोमांटिसेशन ऑन द नेचुरल लैंडस्केप. जैसे कि जो पोइम है ना शुरू हुई है, डॉवर बीच है, ओशियन है, मून चमक रहा है, एक तरफ इंग्लैंड है एक तरफ फ्रांस है. तो थीम ऑफ द पोइम इज नेचर. सेकेंड थीम लॉस ऑफ फेथ एंड सर्टेनिटी. सो स्टूडेंट, ड्यूरिंग 1837 and 1907 there was a crisis of faith in religion and God because of the scientific theories, especially Darwin's theory of evolution. कि पहले क्या था ना कि लोग ये विश्वास करते थे कि भगवान एक मिट्टी का पुतला बनाता है और उसमें जान डाल देता है और इस तरह से ह्यूमन बन जाते हैं. लेकिन क्या हुआ था ना कि साइंस डेवलप हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी. तो उस समय क्या थे ना, जो डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ह्यूमन इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ द गॉड बट इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. कि उसने कहा था कि जो ह्यूमन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं. तो क्या हुआ था ना कि इस तरह से लोगों में ना बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट हो गया था, कंफ्यूजन कि वेदर साइंटिफिक थ्योरीज आर करेक्ट और द माइथोलॉजिकल और द रिलीजियस बिलीफ आर करेक्ट. कि साइंटिफिक थ्योरी सही है या जो अभी तक वो रिलीजियस या माइथोलॉजिकल जो मतलब थ्योरीज पढ़ते आए हैं कि वो क्या सही है. ठीक है. सो नेक्स्ट थीम इज लव. कि पोइट सेज दैट कि लव पोइट सेज दैट सो ना लिसन. उस समय क्या हुआ था ना कि लोगों का जब धर्म के प्रति विश्वास हट गया था ना तो लोगों में बहुत ही ना डिप्रेशन, सैडनेस, पेसिमिस्टिक फीलिंग आ गई थी. ठीक है. तो ऐसा होता है ना कि हम परेशान हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं कि भगवान है हमारे साथ में, लोगों को ना एक मेंटल पीस मिलती है. लेकिन जब साइंटिफिक थ्योरी आ गई थी, लोगों का धर्म से विश्वास हट गया था, तो लोगों के अंदर बहुत ही ना सैडनेस, कंपटीशन की फीलिंग ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी कुछ भी नहीं रही थी लोगों के अंदर. तो पोइट ने उस समय ये कहा था कि इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि लव फॉर द ह्यूमैनिटी. कि अगर एक ह्यूमन दूसरे को लव करता है, दूसरे के साथ एम्पैथाइज है, तो लोगों के अंदर जो डिप्रेशन है, पेसिमिस्टिक फीलिंग है, सैडनेस है, वो नहीं रहेगी. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोइम आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोइम. ठीक है. पोइम की सेटिंग क्या है. एक्चुअली बीच में क्या है ना, डॉवर बीच है, जैसे कि तुम्हारा टाइटल है ना डॉवर बीच. तो डॉवर बीच है मीन्स ओशियन है, समुद्र है, और एक साइड में फ्रांस है, एक साइड में इंग्लैंड है, और दोनों की लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है पानी में. और वो जो पोइट है, पोइम का जो करेक्टर है वो एक खिड़की के पास खड़ा हुआ है और खिड़की से क्या कर रहा है ना कि ये जो नेचुरल सीन है ना उसको वो इंजॉय कर रहा है. और उसके साथ में उसका एक कंपेनियन है और वो ये कह रहा है कि तुम आओ और इस वाली पोइम इस वाली ब्यूटी को एडमायर करो. और पोइम क्या होता है कि रोमांटिसेशन ऑफ द नेचर से बिगिन होकर के पेसिमिस्टिक टोन में पोइम क्या हो जाती है ना कि वो एंड हो जाती है. So, the sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair upon the streets, on the French coast light gleams and gone, the cliffs of England stand, glimmering and vast, out in the twinkling way.
द पोइम ओपन्स विद द स्पीकर स्टैंडिंग एट द विंडो describing the beauty of seashore to his companion. According to the poet, sea is calm and tide is high. White moonlight falls upon the street. Here street refers to the state of Dover, which connect English Channel to North Sea. The poet looking across the English Channel. Okay, he sees the light that shines out and disappears, gleams and is gone. Here the poet hints the message of the poem, light of the faith in God and religion, which was once quite strong, is now flickering. समझ में आ गया ना कि जो पोइट खिड़की के पास खड़ा हुआ है वो कह रहा है ओशन बहुत ही शांत है और हाई बहुत टाइड है, मून क्या ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि वो ये कह रहा है कि जो लाइट्स हैं, समझ में है ना, ग्लीम्स एंड गोन, कि जो फ्रांस की जो लाइट हैं वो शाइन कर रही हैं, ठीक है। गोन मीन्स होता है डिसअपियर हो रही हैं। तो यहाँ पर ग्लीम्स ऑन गोन मतलब ये था कि फेथ इन रिलीजन एंड गॉड, वंस इट वाज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नाउ इट इज फ्लिकरिंग, नाउ इट इज डिसअपियर। गोन मीन्स होता है डिसअपियर, कि पहले भगवान के प्रति जो विश्वास था वो धीरे धीरे विश्वास क्या हो रहा है ना, डगमगा रहा है। क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट इन द ट्रैंक्विलिटी वे। देन पोइट लुक्स एट द ओन कोस्ट. He sees the famous white cliffs which are composed of chalk. Okay, so now listen, chalk is a limestone that erode easily. Okay, and they are eroding. Further develop the theme of weakening light of the faith. और फिर वो ये कह रहा है कि जो इंग्लैंड की जो लाइट है, समझ में आ गया ना, इंग्लैंड की जो लाइट है बहुत ही तेजी से वाइज मतलब शाइन कर रही हैं, लेकिन अब वो क्या कर रही हैं कि वो भी फ्लिकरिंग कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर है ना ग्लिमरिंग एंड वास्ट का मतलब ये है कि फेथ इन रिलीजन एंड गॉड वॉज स्ट्रोंगर, ठीक है ना, वॉज स्ट्रोंगर इन इंग्लैंड, ठीक है ना, देन कंपैरिजन टू फ्रांस, कि मतलब फ्रांस के कंपैरिजन में इंग्लैंड में फिर भी भगवान के प्रति विश्वास कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। नाउ सेकंड स्टैंजा. कम टू द विंडो, sweet is night air, only from the long spray where sea meets the moon-blessed land. Listen, you hear the grating roar. Poet, instead of looking the beautiful landscape as a whole, turn to the attention to the specific point where the sea meets the moon-blessed land. Here the word blessed means whitened, refers to the bright moonlight which make the entire area white. समझ में आ गया ना कि वो ये कह रहा है कि देखो खिड़की के पास आओ, देखो सीन कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है, और ये जो मून है, जो मून जहाँ पर शाइन कर रहा है वो पूरा एरिया कैसा लग रहा है कि वाइट हो रहा है. लिसन यू हियर द ग्रेटिंग ऑफ रोअर. तो अपने कंपेनियन से कह रहा है कि तुम इधर आओ एंड लिसन द साउंड ऑफ द पेबल्स, कि इन पत्थरों की क्या सुनो, कि आवाज सुनो. नाउ सी द पोइम. नेक्स्ट ऑफ पेबल which the waves drove back and brings at their return up the high strand, begin and cease, then begin again with the tremulous sadness, slow and bring the eternal note of the sadness in. In the next stanza, okay, speaker describe the sound of the pebbles, okay, which the waves draw back and fling to the seashore at the return as they are creating sound. The poet realizing, ठीक है, by the movement of the waves and by the grating sound of the pebbles, the poet realize that the life is full of sadness and from hardships, as the one hardship and another started again in the human life. Okay. Pebbles which the drawback, and pebbles it means stones, and stones symbolizes the hardship. तो जो पोइट ये कह रहा है ना कि तुम यहाँ किनारे आकर आवाज़ सुनो, इन पत्थरों की आवाज़ सुनो, और ये जो पत्थर है ना, ड्रॉबैक एंड फ्लिंग होता है थ्रो, कि इन जो वेव्स हैं समुद्र में, जो वेव्स हैं
वो पत्थरों को क्या कर रही हैं, किनारे ले जा रही हैं। फिर जब वो वेव्स जाती है तो पत्थर क्या ना ओशियन के अंदर चले जाते हैं। जब वो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं तो उससे ना एक साउंड क्रिएट हो रही है, और जब वो वेव्स है ना ओशन मतलब किनारे तक आती हैं वापस चली जाती हैं। तो पोइट ये कह रहा है कि इसी तरह से जो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो फुल ऑफ मिजरीज, फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ प्रॉब्लम है, हार्डशिप है, कि एक परेशानी हमारी ख़त्म होती है फिर वो दूसरी परेशानी आ जाती है। यहाँ पर क्या है ना, ग्रेटिंग साउंड मीन्स जो पत्थरों में से आवाज़ आ रही है। पत्थरों की आवाज़ का मतलब ये है कि जब कोई परेशान होता है, ठीक है ना, उसकी जो पेन ऑफ क्राई होती है। तो वो ये कहता है कि इसी तरह से जो ह्यूमन लाइफ है, जैसे समुद्र की वेव्स की तरह से आ रही हैं जा रही हैं, इसी तरह से ह्यूमन की लाइफ में परेशानियाँ आती हैं और चली जाती हैं। Understood all of you? Now student, see fourth stanza. Sophocles long ago heard it on Aegean. It brought into his mind turbid ebb and flow of misery. We find also a sound thought hearing by the distant northern sea. Sophocles was a tragedy writer and Aegean is a ocean. Speaker give example to the Greek tragedy writer Sophocles, who heard the eternal note of the sadness when he sat beside the Aegean Sea, which brought to his mind the endless suffering of the man. Again he is compared to himself in the same way. He is standing beside the window, and he is realizing that in the same way, what he has realized, in the same way he is realizing that human life is full of miseries and hardships. ठीक है, उसने ये कहा है कि जिस तरह से पोइट है ना अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है और सी वेव्स को देख रहा है, आ रही हैं और जा रही हैं, और पूछ रहा है, सोच रहा है कि ह्यूमन की लाइफ में भी इसी तरह से परेशानी होती हैं। सेम थिंग ही सोफोक्लिस एक ट्रेजेडी राइटर था, उसने भी इसी चीज़ को फील किया था। Now you see next stanza. The sea of fate was once too at the full and round the earth's shore lay like the fold of bright girdle furred, but now I only hear its melancholy long withdrawing roar, retreating to breathe of the night wind drawn, the vast edge drearer, the naked shigglings of the world. Okay? In this stanza, poet says that the faith that the humankind have had in Christianity and religion is compared to the sea. The sea of faith once used to premature in the human's life. It was protecting them from doubt and despair. It was like the sea wrapping itself continent and island of the world. However, the sea of faith is receded. Okay? Therefore, it is creating the melancholy, depression and sadness. Okay? The poet says that the idea of world being covered with the naked shigglings, it means when the faith pulls away, इट लीव्स नथिंग बिहाइंड बट द सैडनेस। ठीक है, देखो इसने ये कहा है कि जो यहाँ पर मेटाफोर यूज़ करा गया है कि जिस तरह से ओशियन क्या करता है ना कि कॉन्टिनेंट, माउंटेन्स वगैरह सबको ना एक में बांध के रखता है, इसी तरह से जो फेथ था लोगों का क्रिश्चियनिटी में, रिलीजन में और गॉड में, वो लोगों को ना एक में बांध के रखता है। कि जैसे कि पोइट ने यूज़ किया ना ग्रिडिल एक ऑर्नामेंट होता है और वुमेन कमर में पहनती हैं, जैसे कि एक में बांध के रखता है। तो ये कह रहा था कि वो जो धर्म के प्रति विश्वास है वो कम हो गया है, तो लोगों के अंदर है ना वो केवल क्या सुनाई दे रहा है, लोगों के अंदर पेन ऑफ क्राई, डिप्रेशन और सैडनेस दिखाई दे रही हैं। देखो लास्ट वाली पोइम है ना नेकेड शिगलिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वो ये कह रहा है कि व्हेन वाटर पुल्स अवे वी कैन सी ओनली द स्टोन्स, कि वो कह रहा है कि जब पत्थर होते हैं, यहाँ पर है ना जो पत्थर सिंबोलाइज करे गए हैं कि लाइफ में जो क्या होता है ना कि डिफ़िकल्टीज़ को, हार्डशिप्स के लिए, तो कह रहा है कि जब पत्थरों पे से पानी हट जाता है ना तो हमें केवल पत्थर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो पानी किसको बोला गया है कि फेथ इन गॉड,
समझ में आ गया ना कि वो कह रहा है कि जब लोगों का भगवान और धर्म के प्रति विश्वास हट जाता है ना, तो उसे केवल अपनी क्या दिखाई देती हैं, परेशानियां दिखाई देती हैं। इसी तरह से लोगों को क्या हो रहा था कि उनका भगवान के प्रति विश्वास उड़ गया था, तो लोगों को केवल अपनी क्या दिखाई दे रही थी, परेशानियां दिखाई दे रही थी। Got all of you? Now you see next stanza. O love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dream, so various, so beautiful, so new. Okay? In the last final stanza, poet says that कि love is the last solace. कि if मतलब he says that humans should love to each other. Poet is suggesting that love is the final truth, and it is the last fragile human resources. Poet believes that this world is look only beautiful, new, but in reality it has neither joy nor love nor light, no certainty for the life, nor peace, nor help for the pain. ठीक है, लास्ट में ये कहा है कि अगर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को लव करता है तो वही हमारा सॉल्यूशन है हमारे डिप्रेशन का, हमारे मेंटल स्ट्रेस का। कि वो ये कह रहा है कि जो दुनिया है ना, हमें एक मतलब ऐसा लगती है कि लाइक अ ड्रीम ऑफ लैंड, ठीक है ना, कि लाइक द लैंड ऑफ ड्रीम, की जो दुनिया है ना हमें सपनों जैसी सुंदर दिखाई देती है, वेरियस, ब्यूटीफुल, बहुत ही न्यू दिखाई देती है, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, बट इन एक्चुअली देयर इज़ नो जॉय, नो लव, नो होप, नो सर्टिनिटी फॉर द लाइफ। लेकिन एक्चुअली में लोगों की लाइफ में रियली में ना कोई खुशी है, ना कोई लव है, ना कोई उम्मीद है, लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं है, लाइफ में कोई पीस नहीं है, ठीक है। और किसी को भी किसी के प्रति कहना कि एम्पैथी या सिंपैथी नहीं है, कि लोगों को एक दूसरे के प्रति कहना कि एक सिंपैथी नहीं है। नोर सर्टिट्यूड, नॉर पीस, नॉर हेल्प ऑफ पेन, वी आर हियर ऑन एज द डार्कलिंग प्लेन, सेप विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल, फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मी clash by night. Okay, at last the poem ends with the note of pessimism. Poet says that this world is like a battlefield, people are turning one another, faith and humanity is forgotten, present is filled with the utter sense of hopelessness and despair. ठीक है, लास्ट लाइन में ये कहा है कि पोइट ने कि पूरी जो दुनिया है ना, मतलब भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो कोई डर नहीं है। पहले लोगों में डर होता था कि मरने के बाद जाएंगे भगवान हमें ना पनिशमेंट देगा, लेकिन साइंटिफिक थ्योरी से ये डर नहीं रहा था। तो उसने कहा है कि बियॉन्ड द लाइफ, मरने के बाद क्या होगा, लोगों के मन में ये डर नहीं है। तो पूरी दुनिया ना एक बैटल फील्ड हो गई है कि जहाँ पर जो आर्मी है, एक अंधेरा है और वो एक दूसरे को ही मारे जा रहे हैं। लोगों में ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आ गया है, किसी के पास कोई मतलब कोई हमदर्दी नहीं है, फीलिंग नहीं है, और सब लोग क्या कर रहे हैं कि डिप्रेशन में, होपलेसनेस में एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के संग में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो पोएट सेज दैट फेथ एंड ह्यूमैनिटी इज फॉरगॉटन, प्रेजेंट इज फिल्ड विद द अटर सेंस एंड होपलेसनेस। इसीलिए लोगों में ना होपलेसनेस और डिप्रेशन आ गया है। सो स्टूडेंट, यू हैव सी दैट पोएम started from the romanticization of the nature and ends in the pessimistic note, और ये बहुत ही पोएम pessimistic note में कम एंड हो जाती है। सो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू एवरीवन।